नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। विपक्ष लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव का जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। था भारत सरकार को कि जो आरक्षण की सीमा जो महागठबंधन सरकार ने बढ़ाया है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का, इसको शेड्यूल लाइन में भारत सरकार जो है वो डाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के भी वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हुए थे मेरे नेतृत्व में, और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल लाइन में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। तो हम लोगों का संकल्प था, और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लड़ाई सड़कों पर भी पहले भी हुई थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जब हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है, उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। तो सुना आपने किस कदर तेजस्वी यादव हमलावर है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, एलजेपीआर प्रवक्ता निशांत मिश्रा जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं निशांत मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। निशांत मिश्रा जी, तेजस्वी यादव तो एकदम आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। देखिए मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिबेट में हमें मौका दिया है। और जहां तक इस आरक्षण के मुद्दों को लेकर सवाल है, तो इसको लेकर मेरी पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी और मेरे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग इसके पक्षधर हैं, और माननीय कोर्ट में ये मामला है, और हम लोग माननीय कोर्ट से भी अपील किए हैं कि इस फैसले को वो गंभीर रूप से देखें। और जहां तक तेजस्वी यादव जी को लेकर सवाल है, तो देखिए ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिन पहले सदन जब बिहार में चल रहा था, तो सदन में तो मौजूद रहते नहीं है, और आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस अपना वाहवाही बटोरने का काम करते हैं। देखिए ये आरक्षण का जो मुद्दा है, इसमें सभी पार्टियां की सहमति बनी थी। आपको याद होगा कि जब इन चीजों का या जातीय जनगणना का सवाल आया था, तो सभी पार्टी ने एक साथ इसका सपोर्ट किया था, और सभी इसके पक्षधर थे। लेकिन अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन, माननीय हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन है, वो अगले सुनवाई तक इस मामला को उन्होंने रखा है। तो इसमें राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि जब दलित की बात आती है और जब दलित को मौका देने का बात आता है, तो वो फिर राज्यसभा का सीट आप देख लीजिए, राज्यसभा में फिर वो भेजते हैं अपने परिवार के लोगों को, वो भेजते हैं फिर अपने दोस्त को, मित्र को, यार को। यादव सीटें ज्यादा जाती है, लेकिन जब दलित की बारी आती है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता है। और आप देखेंगे कि बिहार में विगत दिनों जब शराब से दलितों की हत्या हो रही थी, तो कितने दिन तेजस्वी यादव गए थे, और किसके किसके यहाँ गए। तो ये बात दिखाने का और लोगों को गुमराह करने का जो एक तरीका
आरक्षण है ये लोग समझ चुके हैं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में इन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह किया था, लेकिन लोग अब इस चीज से समझ गई है, उनके गुमराह में फंसने वाला नहीं। चलिए ठीक है निशांत मिश्रा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी का। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से तेजस्वी यादव आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, क्या इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में होगा? इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या वो सच में हितैषी हैं लोगों के? म्यूट पे हैं। म्यूट पर है सर। देखिए, राजनीति में फायदे और नुकसान की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, जो चीजें जुडिशियल रिव्यू में चली गई, तो जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको तो आपको मानना होगा। तमिलनाडु की बात वो कर रहे थे, 69% की बात। अभी भी तमिलनाडु जुडिशियल रिव्यू में है। ठीक है, उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और जयललिता ने प्रस्ताव भेजा था और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। जब 9th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो 2012 के बाद बिहार नहीं, मराठा लोग भी गए। केशवानंद भारती के केस में जो जजेज का फैसला है सबके सामने है। उसके बाद हरियाणा से जाट लोग गए, उसके बाद मध्य प्रदेश से लोग गए। कहा कोई इंदिरा सहनी को जो केस, जो 9 जजेज का बेंच था, उसको ब्रिज तो नहीं किया गया। और इस बार भी जो फैसला पटना हाईकोर्ट ने लिया था, उसने कहा कि इंदिरा सहनी केस को हम ब्रिज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन कोई व्यस्त नहीं है वो उनको आरक्षण देने का। बैकवर्डनेस है, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक इशूज है। पॉपुलेशन अगर प्रावधान हो जाएगा तो हम उसके आधार पर दे देंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात आ जाए कि पॉपुलेशन भी आधार बन सकता है रिजर्वेशन देने का, तो फिर हम इसके आधार पर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर कहा कि नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के साथ मैं हूँ। 3 जजेज के बेंच, उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं स्टे नहीं दे सकता। तो कोर्ट का रुख तो साफ है। अब एक राजनीतिक बात ये कर रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में डलवा दीजिए, 9th शेड्यूल में डलवा दीजिए। बिल्कुल ये केंद्र का अधिकार है कि उसको 9th शेड्यूल में डलवा दिया जाए, लेकिन 9th शेड्यूल को जब रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और वही सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है, तो 9th शेड्यूल में केंद्र कैसे डाल देगा? वो डालने के लिए पहले उनको एक्ट बनानी होगी। 2012 के बाद अगर किसी स्टेट के किसी केस को, आंध्रा में भी 5% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया था, 51% को 50% का कैप पार कर गए थे, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश ये 50% के कैप को आप नहीं पार कर सकते हैं। तो ये 9th शेड्यूल वाली बात एक पॉलिटिकल टूल्स हो सकता है। जब रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट ही इस कैप पर रोक लगाए हुए है, सुप्रीम कोर्ट ही चीजों को देख रही है, तो आप 9th शेड्यूल में डाल देंगे। ये नेहरू जी ने किया था उस समय 1951 में किया था, जब जमींदारी ये के लिए किया था कि जमीन को लेने के लिए हर चीज जुडिशियल रिव्यू में ये लैंडलॉर्ड्स नहीं चले जाए, इसके लिए उन्होंने एक 9th शेड्यूल बनाया था। बाद में 9th शेड्यूल को भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। इसलिए 9th शेड्यूल को पॉलिटिकल टूल्स के अलावा कुछ नहीं। केंद्र सरकार अगर डाल भी देती है तो ऐसा नहीं कि 9th शेड्यूल में डालने के बाद जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो रह गई बात कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो 65% रिजर्वेशन बढ़ाया गया, मतलब 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया गया, तो लीगल जहां इशूज हैं वहां उनको राजनीति से क्या मतलब है? ना हाईकोर्ट को मतलब है, ना सुप्रीम कोर्ट को मतलब है। सितंबर में फिर सुनवाई का वक्त दिया गया है ना, मेरिट के आधार पर आप सुनवाई कीजिए। सितंबर में भी सरकार कहेगी मेरिट के आधार पर सुनवाई उनकी होगी। तो जब ये आधार ही नहीं बनता है तो फिर कैसे मान देंगे? एक छत्तीसगढ़ को थोड़ा मिला, तो छत्तीसगढ़ ने
दिया था उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का कि हमको इतने लोगों को अपॉइंट करना है और हमारे पास वर्कर्स नहीं है, तो टेम्पोररी रिलीफ दिया गया था उनको, परमानेंट नहीं कि ठीक है इसके लिए आप अभी इसको ब्रीच कर करके कुछ अपॉइंट कर लीजिए, बाकी उनको छोड़ दिया गया। तो ये 9th शेड्यूल की जो बात की जा रही है कि उसमें डाल देने से ये रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, शायद मेरे समझ से इसका कोई मतलब नहीं है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया है तो। और अगर 2012 के बाद किसी राज्य को जो जिन्होंने अपना 50% के कैप को पार किया हो उसको इसका लाभ मिला हो तो बता दें लोग। मैं तो कह रहा हूँ कि तमिलनाडु वाली बात 93-94 की बात है, जब नरसिम्हा राव जी ने और किस तरह से उनकी सरकार मत में थी और जयललिता की मदद से उनकी सरकार चल रही थी और उसको डाल दिया गया था। लेकिन 9th शेड्यूल उस समय जुडिशियल रिव्यू में नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको भी रिव्यू करेंगे कि किस मेरिट के आधार पर आपने इसको कर दिया। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो गया है, अब रिजर्वेशन 25% हो जाता है, 75% हो जाता है, तो अन रिजर्व तो रह जाके 25% थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस कैप के साथ कोई ये नहीं करेंगे। ठीक है, तेजस्वी जी अपनी बात कर रहे हैं कि ये 9th शेड्यूल में केंद्र को दबाव डाल के क्यों नहीं डलवाते हैं, ये ठीक से अपना पक्ष नहीं रखे, हाईकोर्ट में इन्होंने पक्ष नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। अब श्याम दीवान इनके वकील थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल जो थे उन्होंने इस बात को रखा मजबूती के साथ, लेकिन चीफ जस्टिस उस बेंच में थे और 3 जजेस का बेंच था और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि अगर विचार नहीं कीजिएगा तो कम से कम ये बता दीजिए कि क्यों नहीं विचार कीजिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मेरिट पर हम सितंबर में, क्योंकि अब एक चीज को समझने की जरूरत है कि 9 जजेस का बेंच इंदिरा साहनी के केस पर फैसला दे दिया, तो अब तो उससे बड़ा बेंच बनेगा तब नहीं। 11 जजेस का बेंच बने, 13 जजेस का बेंच बने, उसके बाद 15 जजेस का बेंच बने। अब तो उससे बड़ा बेंच बन करके जब कोई फैसला देगा, जैसे कल ही आपने देखा होगा शेड्यूल ट्राइब्स पर जो निशांत मिश्रा जी बोल रहे थे, अब 2004 में 5 जजेस के बेंच ने फैसला दिया था और इस बार 7 जजेस का बेंच बैठा और अपने ही जजेस के फैसले को इन्होंने पलटा कि नहीं, राज्य सरकार भी सब कैटेगरी बना सकती है। 2004 में था कि राज्य सरकार जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में कैटेगराइज नहीं कर सकती है, सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। कल फैसला को पलट कर कि नहीं, ये समानता का अधिकार 14, 15 और जो 341 जिसके तहत राष्ट्रपति जी चिन्हित करती हैं शेड्यूल कास्ट को, उसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। तो कोई बड़ा बेंच बने और बड़ा बेंच फिर कोई रिव्यू करके कोई डिसीजन दे, वो अलग बात है। लेकिन अभी नहीं लगता है कि जुडिशियल रिव्यू में जब ये सब्जेक्ट है तो राजनीति तो करेगी ही, विपक्ष करेगी कि सत्ता नहीं चाहती है, सत्ता कहेगी कि मैं क्या करूं, हमने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने नॉमिनल सूची में डालने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया। तो ये राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन जब ये जुडिशियल रिव्यू में ये सब्जेक्ट है और चीफ जस्टिस इस केस को देख रहे हैं, तो इसमें खालिश राजनीति है और इसमें हमें कुछ नहीं दिखता है। चलिए ठीक है डॉक्टर संजय कुमार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, जवाब दे दीजिए, जब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ऑलरेडी, तो फिर क्यों आप लोग सरकार को लगातार घेरते रहते हैं? नहीं लगता कि थोड़ा वेट करने की जरूरत है आप लोगों को? देखिए सभा जी, 2011 में जातीय जनगणना जो सेंसस हुआ था, जनगणना में ही जाति का भी सर्वे कराया गया था और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने की मांग को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल लगातार मुखर रहा और लगातार कई ऐसे जन आंदोलन का भी हिस्सा हम लोग रहे कि जो ये जातीय जनगणना कराया गया है उसका रिपोर्ट सार्वजनिक, ताकि ये देश को पता चल सके कि कितनी आबादी जो है वो पिछड़ी हुई है, अंतिम पायदान में है, कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो ये सब चीजों के लिए कराया गया था, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। बाद में हम लोगों ने मांग किया कि देश में जातीय जनगणना जो है हो चुकी, 21 में फिर जनगणना होना था, अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग चाह रहे थे कि देश स्तर पर जातीय जनगणना हो,
और लगातार जो है हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे। बिहार का प्रतिनिधि मंडल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो है गया भी, लेकिन उन लोगों ने इस मांग को भी अनसुना कर दिया। जातीय जनगणना की मांग को भी देश स्तर पर नहीं होगा। तब बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि हम इसको अपने खर्चे पे कराने का काम करें, और खर्चे पे जब कराया गया तो उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में देखिए कई ऐसी चीजें आई। बिहार का 34% जो आबादी है वो आप देखिए, मतलब 94 लाख परिवार जो है जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। तो ये समझने की बात है कि आखिर उस आमदनी जो 6,000 रुपया से कम है उसमें कौन लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इन तमाम विषय को लेकर के बिहार सरकार ने वो किया था, और बिहार सरकार ने ही जातीय उसी आधार पर जो है वो 65% जो रिजर्वेशन का दायरा था उसको 50 से बढ़ा करके 65% करने का काम किया था, और ईडब्ल्यूएस जो था उसको 10% को यथावत रखा गया था, 75% करने का काम किया गया था। और देखिए लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, चूंकि ये हम विस्तार से इसलिए बोल रहे हैं कि हम मंशा जो है केंद्र सरकार की, उस मंशा पर हम पहले बता दें कि उसकी मंशा क्या है। कहने के लिए तो टीवी डिबेट में जो भी लोग आते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हमारी भी मंशा है कि आरक्षण हो, हम कोर्ट में अपनी बात को रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं उसको हम बतलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तमाम जनसभाओं में जो नौवीं अनुसूची में डालने की बात की थी, एक तो केंद्र सरकार ने देश स्तर पर जातीय जनगणना के लिए साफ डिनाई करने का काम किया। फिर जब बिहार सरकार ने कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो उसको नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही, एक प्रस्ताव पारित करके भेजा गया केंद्र सरकार को, लेकिन उस पर भी जो है केंद्र सरकार उसको अनसुना करने का काम किया गया, और रिजल्ट आया कि पटना उच्च न्यायालय ने उसको जो बढ़ाया गया था दायरा उसको रद्द कर दिया गया, और इसी पर अभी जो है चर्चा चल रहा है। तो हमारा जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि, या जनता दल यूनाइटेड कहती है कि नहीं, हम आरक्षण का दायरा को बढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मंशा है वो मंशा असल में साफ नहीं है। जातीय जो सर्वे जो कराया गया, जातीय जो गणना जो बिहार में कराया गया, तो उसमें भी आपने देखा कि सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया था, कई अड़चने पैदा करने का काम किया गया था। तो उनकी मंशा तो साफ और स्पष्ट है कि जो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, या जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में हम कैसे लाएं, कैसे उनकी अच्छी स्थिति हो, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति या बाकी अन्य चीजों में उनकी जो है समाज के साथ जो है भागीदारी हो, इसको बढ़ाने का जैसे हम लोग प्रयास करते रहे हैं। लेकिन मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो मंशा कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट रूप से दिखती है कि वो आरक्षण देना ही नहीं चाहती। इस बात की हम लोग बराबर जो है बात उठाते रहते हैं। सवा जी, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से जी अभी जैसे जिस तरह से मैं इसका जवाब लेती निशांत मिश्रा जी से, बट शायद वो अभी नहीं है, वो जुड़े नहीं, तो मैं आपकी बातों का उनसे जवाब ले लूंगी। लेकिन मेरा वो भी अभी जब थे डिबेट में तो वो सवाल उठा रहे थे कि तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र, जब मानसून सत्र जब चल रहा था तब तो वो थे नहीं वहां पे, अगर वो ये मुद्दे को उठाते, आरक्षण का मुद्दा, तो नहीं, जनता को भी उम्मीदें थी कि वो अच्छे से इस मुद्दे को उठा पाएंगे, बट वो तब नहीं उठाए, तब वो कहाँ थे। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी वो सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। नहीं सवाल हम समझ गए बात को। सवाल अभी आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक एक बातों को आप लोगों ने सुना, और एक प्रेस के ही साथी ने इस पर भी सवाल उन्होंने उठाने का काम किया। तो आदरणीय नेता ने क्या कहा कि हम सारी चीजों, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग विधानसभा में नहीं थे, और ये इस बात को समझिए कि ये जो बोल रहे हैं, तमाम जो सत्र हुआ है उसमें उनकी 100% उपस्थिति रही है, और जो जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं ये पहले का विषय है, ये सब पिछले साल का ही इशू है। जो जातीय जो 17 माह के अल्पकाल में जो हम लोगों ने उपलब्धि हासिल करने का काम किया, चाहे बिहार के जो 2020 के चुनाव में हमारे नेता ने जो कमिटमेंट करने का काम किया था, बिहार के युवाओं के साथ 5 लाख नौकरी देने का काम किया, उसके बाद देखिए जातीय जनगणना कराया गया, आर्थिक उसका आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, और उसमें हमारे नेता हमेशा मुखर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम हुआ है।
अगर नहीं हुआ होता तो 9 अगस्त 2022 के पहले ये सब चीज इन लोगों ने क्यों नहीं किया? 17 वर्षों से इन लोगों की सरकार थी, इनकी मंशा अगर साफ और स्पष्ट थी, नीति साफ थी, तो ये लोग इस काम को पहले भी कर सकते थे। क्यों 2020 के पहले या 2022 के पहले 4.5 लाख जो है रिक्त पद खाली पड़े हुए थे बिहार सरकार में, ये बतलाने की जरूरत है। सरकारी नियुक्तियां खाली पड़ी हुई थी। हमारे नेता ने तो उसी को कहने का काम किया ना कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम आएंगे तो हम सरकारी नौकरियां देने का काम किए करेंगे 10 लाख। और उसी में देखिए आप 17 माह में ही उन लोगों ने 5 लाख देने का काम किया। और हम लोगों के हटने के बाद आप अभी स्थिति देख लीजिए कि क्या हो रही है, ये भी समझने की जरूरत है। तो बोलना और बोल करके करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी मंशा को देखिए, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ये किया गया था। अभी जो ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, तो उस नारे में जो है कई इनके जो कैंडिडेट थे, जो लोकसभा के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके वक्तव्य जो सार्वजनिक रूप से आए, उन्होंने क्या कहा कि हम संविधान को बदलना चाह रहे हैं, इसलिए हमको 400 से अधिक सीटें चाहिए। कहीं आया ना सार्वजनिक रूप से कि नहीं आया? तो ये सब इनकी मंशा है। देखिए 2014-15 की बात है, आरक्षण की समीक्षा की बात ये लोग करते थे। तो इन लोगों की मंशा तो साफ और स्पष्ट है सवाजी। और उसी मंशा को दिखलाने के आज जो हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है। कल भी जो है 9वीं अनुसूची की जो बात थी, उस पर केंद्र सरकार का जवाब आया कि ये राज्य का विषय है। तो ये समझने की जरूरत है, जो पहले हो चुका है वो अब वो जवाब दे रहे हैं कि ये राज्य का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जनता के बीच जब जाते हैं तो ये तो कहते हैं कि हम आरक्षण के सबसे बड़े हितैषी हैं, पैरोकार हैं, लेकिन जब करने की बात होती है तो ये कदम पीछे ही खींच लेते हैं। और 9वीं अनुसूची में ये अगर शामिल कर लेते, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का या माननीय उच्च न्यायालय का रुख होता वो अलग बात है, लेकिन ये तो कम से कम करते इस चीज को, ये देखने वाली बात। सवाल चलिए ठीक है प्रमोद जी, निशांत मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। निशांत जी, प्रमोद जी को आपने सुना, पहले भी सुन रहे थे, क्यों ये इनका तो कहना है कि जब बीजेपी शुरू से जातिगत जनगणना के भी खिलाफ थी, नहीं चाह रही थी, तो राज्य सरकार ने हट के जातिगत जनगणना कराया अपने राज्य में, तो फिर अभी कैसे मान लिया जाए कि आप लोग आरक्षण के हित में? निश्चित तौर पे सवा जी, अगर जातीय जनगणना के खिलाफ थी तो फिर एनडीए की जो टीम जो बिहार से सभी पार्टी के नेता गए थे, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। उस समय तो सभी पार्टी ने मिलकर इस चीज का बिहार में प्रस्ताव किया और फिर बिहार सरकार अपने खर्च पे इसको करवाई। बात वो नहीं है, बात है अभी संजय सर कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये जो भी मामला है वो माननीय कोर्ट के अंदर विचाराधीन, और उस पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिप्पणी करना या कोई भी किसी भी तरह का बात करना वो नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है इस आरक्षण को लेकर, तो निश्चित तौर पे इसमें किस पार्टी ने विरोध किया है? आप बताइए, किसी पार्टी ने इसके विरोध में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा। तो फिर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी के राज्य में सबसे ज्यादा दलितों का अपमान हुआ, दलितों का नरसंहार हुआ, और आज ये माइलेज लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व क्या होता है? पूरे सदन में तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, और बिहार की जनता की आवाज बनकर सदन में वो नहीं आए। आप बताइए कि ये बाहर घूमते फिरते हैं, ट्विटर चलाते हैं, और जब आज ही इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि आप सदन में नहीं थे, तो ये बोले हम तो देखते रहते थे टीवी में। तो क्या टीवी पे देखने के लिए आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? तो ये सब चीजें हमेशा से जनता को गुमराह करना है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी गुमराह किया था, और लोग अब इसको भली समझ गए हैं। इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर एनडीए सरकार पूरे गंभीर रूप से इस चीज को देख रही है, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। और हम लोगों ने खुद, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दलित के लिए लड़ाई लड़ी। आप देखें कि उन्होंने लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और आज उन्हीं लड़ाई को लड़ने के लिए आदरणीय चिराग पासवान भी मजबूती के साथ सभी के साथ खड़े हैं। तो ये सब कहना उचित नहीं होगा। ये मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है, और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, चाहे बिहार की हो चाहे केंद्र की हो, काफी गंभीर रूप से इस चीज को देख रही है। चलिए निशांत जी, ठीक है, फिर आप करेंगे प्रमोद जी। बात तो इनकी भी सही है, टीवी में देखने के लिए नेता प्रतिपक्ष को नहीं बनाया गया है। सभा जी,
अभी जी। निशांत जी बोल रहे थे कि बिहार का प्रतिनिधि मंडल जो है गया था। बिहार का प्रतिनिधि मंडल जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा, उसके बाद जो है एक सर्वदलीय जो है वहां जाने का काम किया। प्रतिनिधि मंडल बिहार के तमाम थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी, और केंद्र सरकार को ये कहने का काम की कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब देश स्तर पर इस जातीय जनगणना कराने का काम किया जाए। तो निशांत जी बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में जो सरकार थी, क्या देश स्तर पर जनगणना कराने का काम की? नहीं की। मैंने उसी पर कहा कि उन्होंने इस पर डिनाई करने का काम किया, तब राज्य सरकार ने उसको अपने खर्चे पर कराने का काम किया। ये समझने की बात है। अगर वो चाहती कि अगर देश के तमाम हिस्सों में जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, तो वो कौन लोग हैं जो पिछड़े हुए। आज देखिए एक सर्वे हुआ बिहार में, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि 94 लाख परिवार जो है, या 34% आबादी जो है बिहार का, उसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। ये सर्वे के बाद ही ना ये रिपोर्ट आया है। 1931 के बाद जो है जातीय जनगणना नहीं हो पाई है देश में। क्या नहीं होनी चाहिए? तो ये सवाल है। जब देश स्तर पर आप डिनाई कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर आपने इसको कराने से इनकार कर दिया, तब ना बिहार सरकार कराने का काम किया। और ये कह रहे हैं तमाम इशू पर जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुखर रहते हैं, ये समझने की बात है। और 15 अगस्त के बाद फिर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी उनको जनता ने ही बनाने का काम किया। सुन लीजिए ना, सुन ली प्रमोद जी आपसे सुनिए ना। जवाब के लिए बोलने दीजिए उनको। निशांत जी आपसे जवाब नहीं लेंगे। आप जो बातें बोल रहे हैं, ये इस बार जो सदन चला है उसमें वो उपस्थित नहीं रहे हैं। इसके पहले कितने सदनों में वो उपस्थित नहीं रहे हैं, ये आप बतला दीजिए। और किस तरह मुखर होकर के जनता की आवाज को उठाने का काम किए हैं, ये भी समझने की जरूरत है, ये बतलाइए। और वो जनता के बीच में भी रहते हैं, और सदन के बीच में, सदन के भीतर भी रहते हैं, और जनता के लिए ही वो मुखर रहते हैं। ये समझने की बात है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और बिहार की सुनिए ना, फिर वही बोल रहे हैं बिहार, हम बोल लेंगे, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। निशांत जी आपको बहुत समय मिलेगा। अभी हम जब बोल रहे हैं बिहार की जनता नहीं, देखिए 2020 का जो चुनाव हुआ था, तो 2020 के चुनाव में मात्र 12,000 के वोट के अंतर से जदयू भाजपा एक साथ थी, मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग जो है पिछड़े थे। या कई सीटों पर मात्र 11 वोटों के अंतर से, या कहिए शासनादेश के चलते जो है कई सीटों पर हमको हराया गया, नहीं तो सरकार 2020 में बन गई रहती। तो बिहार की जनता ही आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानती है। नेता प्रतिपक्ष भी वो है आज के डेट में है, तो बिहार की जनता ने ही बतलाया है। और बिहार की जनता का विश्वास, उनका जन आशीर्वाद वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। आपने देखा था कि जब मार्च में जन विश्वास रैली जो गांधी मैदान में हुआ था, और उसके पहले वो तमाम 15 दिन लगातार जो है जनता के बीच जाने का काम किए थे, उस दौरान भी आपने देखा था कि जनता किस प्रकार से सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। ये 251 जो जनसभाएं हुए, उन जनसभाओं में भी आपने देखने का काम किया। तो बिहार की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, बिहार की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और उनके प्रति जो हमारी जवाबदेही है, उस पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदैव खड़ा उतरने का काम किए हैं। और जब जब केंद्र सरकार ने उनके हितों की अनदेखी की है, राज्य सरकार ने उनके हितों पर कुठाराघात किया है, तेजस्वी यादव मुखर होकर के सड़कों पर भी उतरने का काम किए हैं, और सदन में भी अपनी बातों को रखने का काम। चलिए प्रमोद जी, ठीक है। निशांत जी अब जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं प्रमोद भाई से यही पूछ रहा था कि जब आप बोल रहे हैं कि बिहार की जनता के हित के लिए माननीय तेजस्वी यादव जी काम करते हैं, तो भाई इतना इम्पोर्टेंट सदन चल रहा है और उसमें वो उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इसको बहुत लाइट में ले रहे हैं, संसदीय व्यवस्था को वो काफी लाइट में ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं, आप बताइए ना, बिहार में इतने दलितों के साथ शराब से, जहरीली शराब से मृत्यु हुई, मौतें हुई, तो कहां तेजस्वी यादव नजर आए? और आज आप दलित हितों की बात करते हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, राज्यसभा भेजने की बात आती है तो आप संजय यादव जी को राज्यसभा भेजते हैं, तब आपको दलित नहीं नजर आता है। और आज आप एकाएक जवाब ले लीजिए।
दिल्ली से निकल के आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मामला विचाराधीन है उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, माननीय न्यायालय का क्या आदेश आता है उसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि एनडीए सरकार काफी सजग है इस चीज को लेकर और बहुत गंभीरता के साथ इन सारी चीजों को देख रही है। चलिए निशान जी, ठीक है, प्रमोद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, निशान जी अभी कई बातों का जिक्र कर रहे थे। अभी सदन में ही महिला विधायक जो थी उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार की बातें बोलने का काम किए, उस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। उस समय इनके मुंह से जो है ना बोल नहीं फूटते हैं कि एक महिला विधायक को उनके बातों को रखने से कैसे रोका जाता है और क्या कहा जाता है, किस प्रकार की बातें की जाती हैं। भूल गए प्रमोद भाई, नहीं, मेरे नेता के माता पे किस तरीके से तेजस्वी यादव के सामने टिप्पणी की गई थी और आपके नेता तेजस्वी यादव ने उस पर कई डिबेट हो चुका है, उस पर कई डिबेट हो चुका है निशान जी, उस पर कई डिबेट हो चुका है। और वो भीड़ वो जो सुन लीजिए ना बात को, कोई था कह दिया हम नहीं सुने, आपने क्या कार्रवाई किया उस कार्यकर्ता पे? और आज आप अरे सुन लीजिए ना, आप कैसे कह सकते हैं कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता था? आप कैसे कह सकते हैं ये बताइए? उस भीड़ में कौन लोग हो सकता है? आपकी सरकार थी, आपने जांच क्यों नहीं कराया? फुटेज के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इतने दिनों में क्या किया? आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? कौन लोग हैं? अगर गलत शब्द का प्रयोग किए तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करने का काम किया? ये बतलाइए ना। इस प्रकार से नहीं चलेगी। भीड़ में आकर के कोई तो साजिश भी हो सकता है, नेता को बदनाम करने का एक साजिश भी हो सकता है। आपको चाहिए था, आपको कार्रवाई करवाना चाहिए था कि आपकी सरकार थी, आप क्यों नहीं कर पाए? और सुन लीजिए, अभी आप जो बोल रहे थे, अभी आए दिन जो है अभी बिहार के नेता जो है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या कर दी जाती है। आप सुनिए बात को। नहीं, अरे आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी, साधन संसाधन तंत्र प्रशासन सभी आपका था, आपने क्यों नहीं किया? आप कौन साजिश कर रहा है? समय की कमी है प्रमोद जी, निशान जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर है। अब इसका परिणाम क्या होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।